नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ के सियासी संग्राम में सत्ता बरकरार रखने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने अब तक का सबसे बड़ा चुनावी दांव चल दिया है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर किसानों से कर्ज माफी का वादा किया। शर्त बस इतनी है कि उन्हें दोबारा सत्ता में लाया जाए। प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल होने के बाद रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली बार की तरह इस बार भी किसान कर्ज माफी की जाएगी। आज हमने चौथी घोषणा की है, यानी छत्तीसगढ़ की जनता को 4 गारंटियां दी हैं। सीएम भूपेश बघेल को कर्ज माफी की घोषणा के साथ ही विपक्ष के वार का पहले से अंदेशा था, लिहाजा उन्होंने साफ कर दिया कि जैसे पिछली बार किया था वैसे ही इस बार भी करेंगे। किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। किसान जितना मजबूत होगा, अर्थव्यवस्था भी उतनी ही मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि ये किसानों को मजबूत करने का ही नतीजा था कि कोरोना काल में तमाम राज्यों में मंदी आई, लेकिन छत्तीसगढ़ इससे अछूता रहा। उन्होंने लगे हाथ उद्योगपतियों की कर्ज माफी को लेकर केंद्र सरकार की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा। के माध्यम से मैं घोषणा कर रहा था कि जैसे पिछले समय किसान बन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान बन के ऋण माफी हुई। हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान बन के ऋण माफी हुई। जैसे सीएम भूपेश बघेल ने किसान कर्ज माफी का ऐलान किया, बीजेपी बिफर गई। एक के बाद एक छत्तीसगढ़ बीजेपी के तमाम नेताओं के ट्वीट और बयान सामने आने लगे और फिर शुरू हुआ बघेल सरकार को पिछला चुनावी वादा याद दिलाने का सिलसिला। पूर्व सीएम रमन सिंह ने एक्स पर लिखा, पिछली बार भी किसान कर्ज माफी के धोखे से सरकार बना ली थी, जबकि 5 साल तक लाखों किसानों का कर्ज बरकरार रखा। किसान विरोधी सरकार ने ऐसा क्या किया कि किसान फिर से कर्जदार हो गए। उत्तर प्रदेश बीजेपी अरुण साहू ने एक्स पर लिखा है कि घोषणा वीर अगले 5 साल के लिए गुब्बारा छोड़ते रहे। बहनें घोषणा वीर गैंग को बिठाकर गुब्बारे छोड़ती रहीं। सांसद संतोष पांडे ने इसे चुनावी लॉलीपॉप करार दिया, तो पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि पिछले चुनाव में गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाई थी, एक भी वादे पूरे नहीं किए। कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। इन्होंने संकल्प लेकर के अंजलि में हाथ में गंगा जल लेकर के कहा था, घोषणा किया था कैमरे के सामने कि हम शराब बंदी करेंगे। बंदी तो दूर, भट्टियों की संख्या बढ़ गई कोरोना काल में, कोविड काल में, बल्कि लोगों को घर पहुंच सेवा दी गई। मैं तो ये कहूँगा कि ये सरकार शंख ढपोल है, ये केवल कहती है, करती वर्ती कुछ नहीं। भूपेश बघेल जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कौन सा कर्जा माफ करेंगे। अल्पकालिक कर्जा सोसाइटी का, राष्ट्रीयकृत बैंकों का, मध्यमकालीन कर्जा, दीर्घकालीन कर्जा। पिछली बार कर्जा माफी लिखा, सोसाइटी के अल्पकालिक कर्ज को माफ किया, किसानों के बाकी कर्ज को उन्होंने माफ नहीं किया। छत्तीसगढ़ के किसान अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए कर्जा माफी का मतलब क्या है, इसको पहले स्पष्ट कर लें। बाद में वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो उनका असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। बीजेपी सिर्फ किसान कर्ज माफी के वादे को लेकर सरकार को नहीं घेर रही। पिछले कुछ दिनों में हुई बीजेपी नेताओं की हत्या को लेकर भी सरकार पर निशाना साध रही है। हाल ही में बिरजूराम तरम की हत्या के बाद से पार्टी ने सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और इसी कड़ी में बीजेपी के कई आला नेता आज चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंचे और राज्य चुनाव आयोग से कहा है कि ऐसे हालात में साफ सुथरा चुनाव होना संभव नहीं है। बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग हो रही है। प्रदेश का पुलिस प्रशासन सत्ताधारी पार्टी के इशारे पर कार्रवाई नहीं कर रहा, लिहाजा चुनाव आयोग इस मामले में दखल दे। हमारी चुनाव आयोग समिति को देख रहे संयोजक डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा जी। 16 जनवरी 2023 कांकेर के अंदर में बुधराम जी को हत्या कर देते नक्सली लोग। 6 फरवरी के बीजापुर में हमारे मंडल अध्यक्ष नीलकंठ की हत्या होती है। 10 फरवरी के नारायणपुर के अंदर में भारतीय जनता पार्टी जिले का उपाध्यक्ष सागर की हत्या होती है। 11 फरवरी दंतेवाड़ा में उप सरपंच रामाधर की हत्या होती है। 21 जून को जो है
हमारे एससी मोर्चा के महामंत्री काका अर्जुन की हत्या होती है और 21 अगस्त को जो है हमारे भाजपा के नेता महेश गोटा की हत्या होती है। 18 अगस्त को जो है वो राम उन्नैन की हत्या होती है नक्सलियों के माध्यम से। ऐसे दर्जनों उदाहरण हैं जो धर्मांतरण और मतांतरण को रोकने के लिए सामने आए हमारे संघ के स्वयंसेवक, उनकी हत्याएं हुई है। हमने मांग किया है चुनाव आयोग से, ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हो पाएगा जिसके हाथ में पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। उस व्यक्ति से भी बात करने के लिए हम चुनाव आयोग से बात कर रहे हैं कि हमको व्यवस्था दें कि हम उनको अपनी बात कैसे पहुंचाएं। जिम्मेदार अधिकारी जो है वो कार्रवाई नहीं करते, मुख्यमंत्री आरोप लगाते, वो माखौल उड़ाते हैं, तो छत्तीसगढ़ के अंदर पुलिस प्रशासन ठप है। अब बात कुछ और खबरों की। खबर कोरबा से है, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर अश्लीलता हुई। यहां बार बालाओं से फूहड़ डांस करवाया गया। युवतियों पर युवा नोट उड़ाते हुए नजर आए। पाली थाना क्षेत्र के नागोई गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। देखिए तस्वीरें, नवरात्र के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन था, लेकिन इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में बार बालाओं को बुलाया गया। बार बालाओं ने इस कार्यक्रम में जमकर ठुमके लगाए और कुछ शख्स बार बालाओं पर नोट उड़ाते हुए, पैसे उड़ाते हुए भी नजर आए हैं। तो वहीं गरियाबंद में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने जांच में पाया है कि एक आरोपी ने नौकरी लगाने के नाम पर 4,26,000 रुपए की ठगी की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और घटना छुरा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। तो नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का मामला। आवेदन पर थाना शुरा में अपराध धारा 420 पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी का लगातार पतासाजी किया जा रहा था। आज वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में गौकरण अधिकारी को गांव खड़वा से विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। माननीय न्यायालय के निर्देश पर आरोपी के बाद जेल दाखिल किया गया। कांकेर मुठभेड़ में मारे गए नक्सली के परिजनों ने फर्जी मुठभेड़ के आरोप लगाए हैं। परिजन मृत नक्सलियों पर शव लेने पहुंचे थे, नक्सलियों का शव लेने पहुंचे थे। वहीं मामले पर न्यायिक जांच की मांग की गई। नक्सल एनकाउंटर में 2 नक्सली जो कि मारे गए थे, उसी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अपराध और मर्ग जांच के लिए परिजनों के कथन के लिए परिजनों को बुलाया गया था और सभी परिजनों से बात किया गया है और उनका जो स्टेटमेंट दिए है उसके आधार पे परिजनों का जो भी कहना है उसके आधार पे जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ में साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। रायपुर पुलिस साइबर ठगी को रोकने साइबर रावण बनाकर जागरूकता अभियान चला रही है और इस रावण की चर्चा पूरे छत्तीसगढ़ में हो रही है। विजयादशमी पर्व पे बड़ी संख्या में लोग अवकाश होने की वजह से और त्यौहार के सीजन पे भी लोग आते हैं, तो इस अवसर पे रायपुर पुलिस के द्वारा एक अभिनव प्रयास किया जा रहा है कि साइबर रावण का निर्माण किया गया है, जिसके 10 सिर अलग अलग प्रकार के जो साइबर ठगी होते हैं उनको दर्शा रहे हैं। इसके माध्यम से हम लोगों में संदेश देना चाहते हैं कि साइबर अपराधों के प्रति एक जागरूक हों और जागरूकता ही एकमात्र कारगर उपाय है जिससे एक बड़ी संख्या में लोग जो है जो किसी न किसी प्रकार की लापरवाही की वजह से या प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं, वो जागरूक हों और साइबर फ्रॉड से बच सकें।
बस्तर दशहरा की धूम है। दंतेवाड़ा में निकली मां मावली की डोली का जगह जगह स्वागत किया गया। मां दंतेश्वरी मां मावली की पर घाव करती हैं और मंदिर के पास कुठुर बाड़ा में देर शाम कार्यक्रम होगा। आपको बता दें 31 अक्टूबर को माता की विदाई के साथ ही बस्तर दशहरा समाप्त होगा। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के लिए मां दंतेश्वरी की डोली और छत्र ये जो है जगदलपुर के लिए जिया डेरा में प्रस्थान हो जाती है। और आज जो है इतने श्रद्धालुगणों का जो भीड़ जो उमड़ पड़ी है माता के एक झलक एक दर्शन के लिए, ये आज का जो यह माहौल जो है देखने योग्य है। और माता रानी जो है सभी की मनोकामना पूरी करे और सभी को जो है सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। जबलपुर का ऐतिहासिक पंजाबी दशहरा कल ही मनाया गया। गौरीघाट के आयुर्वेदिक कॉलेज ग्राउंड में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यहां रावण और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया, साथ ही शानदार आतिशबाजी भी की गई। पंजाबी दशहरा विजयादशमी के एक दिन पहले मनाने की परंपरा है और ये सिलसिला पिछले 70 सालों से जारी है। आज विजयादशमी है और दशहरे का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। ग्वालियर में दशहरा पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। शहर में रावण दहन का मुख्य कार्यक्रम फूलबाग मैदान पर आयोजित किया जाएगा। यहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के 65 से 55 फीट ऊंचे पुतले दहन किए जाएंगे। फिलहाल तीनों के पुतले बनाने का काम तेजी से चल रहा है। गौरतलब है कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले बनाने वाले कारीगर मुस्लिम परिवार से आते हैं। पुतले बनाने वाले 70 साल के सफीक खान का कहना है कि पिछले कई सालों से उनका परिवार रावण दहन के लिए पुतले बनाने का काम करता आ रहा है। ग्वालियर में भी दशहरे पर्व की तैयारियां जोरों पर है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम फूलबाग मैदान पर खड़े हैं और इस मैदान पर पिछले 9 दिनों से रामलीला का संचालन हो रहा है। इसके साथ ही अब यहाँ रावण दहन की तैयारियां भी आप देख सकते हैं। ये रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का यहाँ निर्माण चल रहा है। कारीगर पुतलों का निर्माण कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ ग्वालियर के इस फूलबाग मैदान पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के 3 पुतलों का दहन किया जाएगा, जो 70 फीट से लेकर 50 फीट के आसपास इनकी ऊंचाई रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का निर्माण किया जा रहा है, वो निर्माण करने के लिए कारीगर है शफीक भाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि शफीक भाई भी पिछले 25 साल से रावण और मेघनाथ के इनके पुतले बना रहे हैं। इनके परिवार के लोग भी यहाँ पुतले बनाते थे। शफीक भाई, किस तरह का क्या इस बार का रावण दहन का कार्यक्रम है? कितने पुतले बनाए जा रहे हैं? ये 3 पुतले बनाए जा रहे हैं अपने फूलबाग मैदान के लिए। तो पहले भी बनाए थे, इस बार भी बनाए हैं। पहले बनाते चले आए, 25 साल तक चले आ रहे हैं। और अच्छा, आप शफीक भाई है और रावण और कुंभकर्ण सबके पुतले इतने सालों से बना रहे हैं। किस तरह का क्या आस्था है आपकी? आस्था बहुत अच्छी आस्था है कि इसमें जिन्हें देखा जाता है कि हिंदू है कि जो मुसलमान है, भाईचारा है। रामलीला के बहुत अच्छा सहयोग मिलता है। आप रामलीला में भी पूरा सहयोग रहता है? हम बिल्कुल, रामलीला वालों का भी सहयोग रहता है, हमारा भी रहता है। पूरे अपने ग्वालियर भाईचारा और बहुत अच्छा सहयोग रहता है। आस्था के साथ बनाते हैं। तो यहाँ रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का जो निर्माण कर रहे हैं वो शफीक भाई और उनकी टीम कर रही है और वो पिछले कई सालों से पुतलों का निर्माण कर रहे हैं। उनके पूर्वज भी यही काम करते थे। इनका यही संदेश है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। ये संदेश देता है दशहरा
किसी तरह का भेदभाव या जाति पाति का कोई स्थान इस त्यौहार में नहीं है। सिर्फ एक ही है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, और वो है दशहरा। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। पाकिस्तान से आई सचिन की सीमा ने भी अपने ग्रेटर नोएडा के घर में कन्या पूजन किया। नवमी के मौके पर सीमा हैदर ने न सिर्फ कन्याओं के पैर पखारे बल्कि अपने हाथों से प्रसाद भी परोसा। साथ ही सीमा ने हिंदू संस्कृति और भारतीय परंपराओं की जमकर तारीफ की। नौ दिन में मैं वर्ती रही। आज नवरात्रि का 9वां दिन था और मैंने कन्या भोजन कराई। सीमा हैदर सुर्खियों में बने रहने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ती हैं। भारत की जीत हो, उसके लिए पूजा अर्चना करनी हो, या फिर जन्माष्टमी के मौके पर बाल गोपाल की पूजा हो, सीमा हैदर हिंदुस्तान के रंग में रंगती और ढलती दिखाई दे रही हैं। देश भर में नवरात्र का त्योहार जोश और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। कन्या पूजन के साथ व्रत खोलकर हर कोई मां की आराधना कर रहा है। उधर पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने भी इस मौके पर अपने घर कन्या पूजन कर मां की पूजा अर्चना की। सचिन मीणा की पाकिस्तानी पत्नी सीमा हैदर ने अपने घर में कन्या को भोज कराया और अपने हाथों से बच्चियों के पैर पखारे। इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना चुकी सीमा ने कन्या पूजन के बाद न सिर्फ हिंदू संस्कृति की तारीफ की बल्कि कहा कि भारत में बेटियों का जो सम्मान होता है उसके बारे में पाकिस्तान की बेटियां सोच भी नहीं सकती। 9 दिन में मैं वर्ती रही। आज नवरात्रि का 9वां दिन था और मैंने कन्या भोजन कराई। बहुत अच्छा लगा मुझे और यही सुंदरता है हमारे भारत महान की। सीमा हैदर ने न सिर्फ सचिन के प्यार में पाकिस्तान में अपना पूरा परिवार छोड़ा बल्कि गैर कानूनी तरीके से सरहद पार कर भारत भी पहुंच गई। यहाँ दोनों शादी कर चुके हैं और अब हंसी खुशी एक साथ ग्रेटर नोएडा में सचिन के घर रह रहे हैं। सचिन से शादी के वक्त सीमा हैदर ने हिंदू धर्म अपना लिया था और अब हर त्योहार पर सीमा रीति रिवाज के साथ त्योहार मनाती देखी जाती हैं। और ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान में बेटियां बेची जाती हैं तो भारत में बेटियों को पैर पूजे जाते हैं। पूरे 9 दिन देवी माना जाता है। बहुत अच्छा लगा मुझे। हमारा भारत महान है और यहाँ बेटियों को, औरतों को, महिलाओं को देवी माना जाता है। यही खूबसूरती है भारत की। हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय भारत। इसी क्रम में सीमा हैदर ने आज नवरात्रि के 9वें दिन पूजा की, अर्चना की और साथ ही कन्याओं को भोज कराया।